कल वाला क्वेश्चन हुआ जेस्ट वाला? कल दिया था ना क्वेश्चन करने के लिए, हो गया? क्या बोल रहे हो? ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाए। CN निकाला, CN फूरियर कोफिशिएंट। चलो बाद में देखते हैं उसको, है ना। उसमें ऑप्शन डी आएगा शायद आंसर। तो CN तो निकाल लिया होगा आप लोगों ने। CN में क्या प्रॉब्लम आई? क्या दिया था मैंने क्वेश्चन में? क्या क्या इंफॉर्मेशन दी थी बताओ एक बार। और लिमिट, ठीक है। तो x बराबर 0 पे आपसे पूछा था फूरियर सीरीज़, है ना। तो फूरियर सीरीज़ के लिए आपको CN निकालना था सबसे पहले। तो CN की वैल्यू क्या है? CN का फॉर्मूला बताओ। कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज़ में बता रखा है ना, हाँ, 1/L। इंटीग्रेशन A to B, या B माइनस C होगा तो फिर fx e टू द पावर माइनस आयोटा nx अपॉन b माइनस a dx, यही था क्या फूरियर कोफिशिएंट CN? तो बस अभी आपको यहाँ से क्या करना था, ये cos x की वैल्यू यहाँ रखनी है, cos हाइपरबोलिक x, और e टू द पावर में 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा माइनस का आयोटा nx आएगा। ठीक है, अब इस cos हाइपरबोलिक को उस फॉर्म में लिखना है आपको, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2, और e टू द पावर क्या आएगा माइनस आयोटा nx। इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस पाई से और प्लस पाई और 1/2 पाई, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे 1/4 पाई तो बाहर आ जाएगा, और इसको इस तरह से लिख लो, e टू द पावर x कॉमन लोगे तो क्या आएगा 1 माइनस आयोटा n, और प्लस में क्या आएगा e टू द पावर, फिर x माइनस x कॉमन लोगे तो 1 प्लस आयोटा n, और इंटीग्रेशन किससे dx के लिए हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं ना, x कॉमन निकाल के लिख लिया। अब बताओ कितना आसान इंटीग्रेशन है। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर 1 माइनस आयोटा n x, और बटे में भाग लग जाएगा 1 माइनस आयोटा n, लिमिट लग जाएगी माइनस पाई से प्लस पाई। ठीक है, फिर माइनस e टू द पावर 1 प्लस आयोटा n x, बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा n, और माइनस पाई से प्लस पाई। तो यहाँ से आपके पास 1/4 पाई, लिमिट लगाओगे पहले तो, ठीक है। तो 1/1 माइनस आयोटा n e टू द पावर 1 माइनस आयोटा n पाई, और साथ में क्या आएगा बताओ माइनस e टू द पावर 1 माइनस आयोटा n माइनस पाई आ जाएगा। इस तरह से आएगा ना। फिर आप e टू द पावर आयोटा को, e टू द पावर पाई को तो अलग लिखोगे, e टू द पावर माइनस आयोटा n पाई को अलग लिखोगे, तो वहाँ से cos n पाई प्लस आयोटा साइन n पाई बनेगा, साइन n पाई तो 0 हो जाएगा, cos n पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n। तो इस तरह से जब अरेंज करोगे ना तो आपके पास सॉल्व होके आ जाएगा CN, और जब CN सॉल्व होके आएगा तो फिर फूरियर सीरीज़ कैसे लिखोगे fx की, समेशन n बराबर माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, जो CN की वैल्यू आएगी वो लिखनी है, और साथ में क्या आता है फूरियर सीरीज़ के अंदर e टू द पावर आयोटा
टू पाई एन एक्स अपॉन बी माइनस ए, 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा और एन एक्स बचेगा केवल एन की लिमिट के अंदर। अब आपको तो किस पे चाहिए, तो फंक्शन x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर बताओ फंक्शन की वैल्यू तो कितनी आएगी, कॉस हाइपरबोलिक 0, और कॉस हाइपरबोलिक 0 कितना होता है, 1 के बराबर होता है। जैसे कॉस 0 1 होता है, उसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक 0 होता है, वो भी 1 होता है। तो यहाँ तो 1 आएगा, और बराबर में यहाँ से फिर किसके लिए लिखोगे, x बराबर 0 के लिए। तो जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू लिखनी है, उसके बाद में फिर जो ऑप्शन दे रखे थे ना वो रिलेशन बनेगा फिर आपके पास। समझ में आ गई बात, x तो हट ही जाएगा, x की जगह तो 1 लिखना है फिर आपको। तो n के रूप में, n की फॉर्म में कुछ रिलेशन आएगा यहाँ पे, मतलब n की फॉर्म के अंदर। समझ में आई बात, तो वहाँ से फिर आपको जो भी रिलेशन बन रहा है वो चेक करना है कि कौन सा रिलेशन बनता है फिर। तो ठीक है, देखते हैं लास्ट में, मेरे को एक बार बता देना, लास्ट में करवा देंगे इसको। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो एक बार, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे अब फूरियर, वो मैट्रिसेस, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस डेफिनेशन लिखो, लिखो, इट इज ए स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एरे इट इज ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन, ऑफ नंबर और फंक्शन। इट इज ए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्मेट में कोई भी फंक्शंस को या कोई नंबर्स को अरेंज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से कोई मैट्रिक्स है ए बी सी और डी। अभी ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है या कोई नंबर भी हो सकता है, और इसको इस तरह के फॉर्मेट में अगर आपने रख दिया, इस तरह का फॉर्मेट, मतलब ये कौन सा फॉर्मेट है, स्क्वायर फॉर्मेट है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, 2x2 की मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कितनी है, 2x2 की मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखनी है तो कैसे लिखोगे, ए बी सी डी ई एफ। सपोज इस तरह की कोई मैट्रिक्स है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ये किस तरह की मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें जो अरेंजमेंट है फंक्शन का या नंबर का वो किस फॉर्म में किया गया है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में किया गया। तो चाहे स्क्वायर फॉर्म में हो चाहे रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, दोनों कंडीशन में क्या बोलेंगे, उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक तो होता है रो, तो रोज़ तो कितनी है इसमें, देखो नंबर ऑफ रोज़, ये जो होती है ये वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो रोज़ कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं अपन, कॉलम्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ रोज़ तो कितनी है बताओ इसमें, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, 2 है। इसका मतलब ये 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ रोज़ तो कितनी है बताओ, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं बताओ, 3। इसका मतलब ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x3 की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, 2x3 की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये आपके पास है, इसमें नंबर ऑफ रोज तो हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम है 3। दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अपन ये भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी उसमें नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो नीचे लिखो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स number of rows is equal to number of column. Number of rows is equal to number of column. ठीक। अब नेक्स्ट लिखो ऑर्डर। ऑर्डर लिखो इफ m इज द नंबर ऑफ रोज, इफ m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम and n is the number of column, then order will be m cross n. Then order will be m cross n. M is the number of rows and n is the number of column, then order is m cross n. ठीक। अब नेक्स्ट लिखो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक। तो मैथमेटिकली जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है उसको जनरली इस फॉर्म में लिखा जाता है ए आई जे। ठीक है। यहाँ आई तो क्या है, आई को तो बोला जाता है रो इंडेक्स, आई को बोला जाता है रो इंडेक्स, और जो जे है उसको बोला जाता है कॉलम इंडेक्स। आई जो है उसको बोला जाता है रो इंडेक्स और जे जो है उसको बोला जाता है कॉलम इंडेक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास ये 2 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स है, 1 6 -2 3 1 7। ठीक है। ये 2 क्रॉस 3 की क्या है आपके पास कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक। तब आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें A13 कौन सा एलिमेंट है, A13 का मतलब क्या होगा, आई तो किसको रिप्रेजेंट करता है, रो इंडेक्स को। मतलब जो ये फर्स्ट में लिखा है ना, ए के बाद में आपने 1 लिखा है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को। और उसके बाद में जो जे लिखा है मतलब 3 लिखा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। मतलब फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट देखना है आपको। तो फर्स्ट तो रो है और कॉलम कौन सा देखना है, थर्ड। तो इसका मतलब कौन सा एलिमेंट आएगा, ये वाला एलिमेंट। इसका मतलब A13 जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, -2 के बराबर। समझ में आ गई बात। इस तरह से कोई आपसे पूछ ले कि A22 बताओ कितना है, तो 2 का मतलब रो और 2 का मतलब कॉलम। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम से देखना है ये वाला एलिमेंट। ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। तो जनरल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो AIJ से किया जाता है। आई रो इंडेक्स है और जे कॉलम इंडेक्स। ठीक। अच्छा
अब ये बताओ कि जो m क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी, अगर कोई m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? m क्रॉस n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मुझे बताओ 2 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स होती है, 2 क्रॉस 3 की, तो उसमें कितने एलिमेंट होते हैं? 6 होते हैं। और अगर 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स होगी, 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स है, उसमें कितने एलिमेंट हैं? 9। इसी तरह से m क्रॉस n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? mn एलिमेंट होंगे। जो भी एलिमेंट होते हैं वो इनको मल्टीप्लाई करके तो निकालते हो, ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, तो टोटल 9 एलिमेंट्स, टोटल 6 एलिमेंट्स। तो m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स होगी, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? mn एलिमेंट्स। ठीक है, तो लिख लो m क्रॉस n मैट्रिक्स हैविंग टोटल नंबर ऑफ mn एलिमेंट्स, m क्रॉस n मैट्रिक्स हैविंग टोटल नंबर ऑफ mn एलिमेंट्स, m क्रॉस n मैट्रिक्स हैविंग टोटल नंबर ऑफ mn एलिमेंट्स। ठीक, अब नीचे लिखो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो, अगर आपको कोई ये मैट्रिक्स दे रखी है A, ठीक है, इस तरह से m क्रॉस n ऑर्डर की, ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 2 क्रॉस 2 भी हो सकता है, 2 क्रॉस 3 भी हो सकता है। ठीक है, जनरल मैट्रिक्स है कोई A जिसका ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल अपने पास इस तरह की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ सबसे पहले एग्जांपल के लिए, ये मैट्रिक्स है आपके पास A B C D E F और G H और I, ये 3 क्रॉस 3 की आपके पास मैट्रिक्स है। ठीक है, तब यहाँ पे जो A E और I जो एलिमेंट्स हैं, मतलब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं A11 A22 और A33, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स A11 A22 और A33, यानी जो डायगोनल्स पे जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। इसी तरह से जो एलिमेंट है आपके पास B C और F, ये वाले एलिमेंट्स B C और F, इन एलिमेंट्स को बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। इनको क्या बोला जाएगा? अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। ठीक है, और इसी तरह से जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के जो नीचे जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या बोला जाएगा? लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स लिखो एक बार।
ठीक है। अब देखो, अगर जनरल फॉर्म लिखो मैट्रिक्स की AIJ, 3x3 की मैट्रिक्स जो है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें। अगर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर I बराबर J होगा, I बराबर क्या होगा J, I बराबर J का मतलब A11, A22 और A33, यानी I बराबर J की कंडीशन होगी तब तो वो कौन से एलिमेंट होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अगर I लेस देन J हुआ, अगर I की वैल्यू क्या हुई लेस देन J, तब क्या होगा बताओ, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। देखो यहाँ देखो ये वाले एलिमेंट्स, इन सब में देख रहे हो आप I की जो वैल्यू है ना वो J की वैल्यू से क्या है, कम है। I की वैल्यू क्या है 1, 1 और 2, J की वैल्यू क्या है 2, 3 और 3, मतलब हर एक एलिमेंट में I की वैल्यू क्या है J से कम। तो जब भी I लेस देन J होगा तो कौन से एलिमेंट मिलेंगे आपको, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। और इसी तरह से जब I ग्रेटर देन J होगा तब कौन से एलिमेंट मिलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसी तरह से देखो एक बार देखो कि अगर सपोज आपके पास क्या है, कोई n×n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ़ वी हैव n×n स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बताओ। इफ़ वी हैव n×n स्क्वायर मैट्रिक्स देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि m की वैल्यू भी n ही हो गई अब तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे बताओ, n स्क्वायर। अच्छा, मुझे ये बात बता सकते हो कि इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स n एलिमेंट्स होंगे। क्यों, जब 3×3 की मैट्रिक्स लेकर चल रहे थे तब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कितने थे, 3 एलिमेंट्स है ना, देखो प्रिंसिपल डायगोनल पे। इसी तरह से बताओ जब n×n की मैट्रिक्स होगी तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कितने निकल के आएंगे आपके पास, n निकल के आएंगे। बात समझ में आ गई। इसी तरह से देखो अगर लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स की बात करोगे, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स वो कितने आएंगे बताओ। देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास, n स्क्वायर है, टोटल तो n स्क्वायर है, उसमें से प्रिंसिपल डायगोनल घटा दिया आपने, यानी टोटल जितने भी एलिमेंट्स थे उसमें से प्रिंसिपल घटा दिए, तो कौन से बचेंगे फिर, या तो लोअर वाले बचेंगे और अपर वाले बचेंगे। यानी ये टोटल है लोअर प्लस अपर, और इसमें अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो आधा पार्ट तो किसका हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स का, और आधा पार्ट किसका हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स का। तो बताओ लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, n² - n/2। इसी तरह से जो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट होंगे टोटल n×n की स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वो भी सेम होंगे, n² - n/2। हो गया। अब नेक्स्ट लिखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट
लिखो, इफ कैपिटल ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, if capital A is a matrix of order m cross n, of order m cross n, and capital B is a matrix of order p cross q, and capital B is a matrix of order p cross q, of order p cross q, then AB is possible only when AB is possible only when AB is possible only when n is equals to p, n is equals to p. BA is possible only when M is equals to Q. ठीक है, यानी अगर आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है p क्रॉस q, तब A और B का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल कब होगा, जब n और p आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। इसका मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर होने चाहिए, ठीक। और इसी तरह से बी ए का जो बी ए प्रोडक्ट ये कब पॉसिबल होगा कि बी का ए से प्रोडक्ट कर पाएँ हम मैट्रिक्स में, तो ये पॉसिबल कब होगा, जब एम किसके बराबर हो, क्यू के बराबर। इसका मतलब पहली मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम के क्या होनी चाहिए, बराबर होंगी, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा बी ए। समझ में आई बात। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 3x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, जो कैपिटल ए है वो आपको क्या दे रखी है, 3x2 की एक मैट्रिक्स है, ठीक। इस तरह से 3x2 की एक मैट्रिक्स है, और जो B है वो 3x3 की मैट्रिक्स है आपके पास। ये 3x3 की मैट्रिक्स है। तब मुझे बताओ ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल कब है, पॉसिबल है क्या, ए और बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या। पॉसिबल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए थी, ये कंडीशन होनी चाहिए थी, एन और पी बराबर होने चाहिए। एन का मतलब तो क्या है बताओ, ये वाला नंबर, और पी का मतलब क्या है, ये वाला नंबर। बताओ ये दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है बराबर। यानी पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होने चाहिए, वो है नहीं, तो ए बी भी क्या है, पॉसिबल नहीं है, मतलब नॉट पॉसिबल, प्रोडक्ट नहीं कर सकते आप। और बी ए पॉसिबल है क्या बताओ, बी ए, तो बी ए के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बराबर होने चाहिए, तो ये तो बराबर है ना। इसका मतलब जो बी ए प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। और मैट्रिक्स में एक बात और याद रखनी कि ए बी और बी ए चाहे दोनों पॉसिबल भी हों, लेकिन ए बी कभी भी किसके बराबर नहीं होगा, बी ए के बराबर नहीं होगा। अगर ए बी पॉसिबल हो भी गया तब भी दोनों के प्रोडक्ट बराबर नहीं होंगे। ठीक, अब लिखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट लिखो रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स लिखो, ए मैट्रिक्स हैज़ only one row and n columns. A matrix have only
one row and n columns. Only one row and n columns. ठीक है, इसका मतलब इस तरह की मैट्रिक्स हो आपके पास A11, A12, A13, A1n। तो नंबर ऑफ रोज तो कितनी है इसमें? एक, लेकिन कॉलम कितने हैं? n तक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा बताओ? 1 क्रॉस n। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस n। तो नीचे लिख लो ऑर्डर 1 क्रॉस n। ऑर्डर होगा 1 क्रॉस n। तो नेक्स्ट लिखो कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? एक तो कॉलम होगा लेकिन नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? n। तो लिखो ए मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम। ए मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम एंड m rows। वन कॉलम एंड m rows। एक कॉलम होगा और m नंबर ऑफ रोज हो सकती है। ठीक है, तो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इसको? A11, A21 और कहाँ तक आ सकते हैं इस तरह से? AN1 तक। ठीक है, AM1 तक। ठीक है, तो बताओ इसमें जो ऑर्डर होगा इसका वो कितना होगा? m क्रॉस 1 ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर लिखोगे आप इसका m क्रॉस 1। नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1। तो इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस 1। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लो ए मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ए मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो सेम नंबर ऑफ रोज और कॉलम होंगे तो m किसके बराबर हो जाएगा? n के। जितनी रो हैं उतने ही कॉलम। फोर्थ लिखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n is called upper triangular matrix if is called upper triangular matrix if its elements below if its elements
below PDE, if elements below PDE are 0, PD मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तब उस मैट्रिक्स को क्या नाम दोगे आप, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये इस तरह की मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 5, ठीक है, और 6 और -3 7, और ये एलिमेंट क्या हैं 0, ठीक है। 3×3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इससे नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, इसके बिलो जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है 0। इनकी वैल्यू 0 होगी तब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे इससे नेक्स्ट में, तो उसमें अपोजिट हो जाएगा, अपर वाले तो क्या हो जाएंगे 0 और लोअर वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो रहेंगे, ठीक है। तो लिख लो एग्जाम्पल, तो इसका मतलब यहाँ AIJ जो है वो 0 रहेगा, कब, जब I क्या होगा ग्रेटर देन J, यानी I ग्रेटर देन J के करस्पॉन्ड जो भी वैल्यूज़ हैं वो सभी 0 रहेंगी। I ग्रेटर देन J, ठीक है। जैसे ये A21 है तो यहाँ I ग्रेटर देन J है, यहाँ A31 है, यहाँ A32 है ना, यानी 0 एलिमेंट्स जो है उनके लिए I ग्रेटर देन J होगा। इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट लिखो नंबर 5, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसमें जस्ट अपोजिट लिखना है आपको। A square matrix of order n cross n is called lower triangular matrix if its elements above PDE, सेम लैंग्वेज लिखनी है, जहाँ बिलो लिखा था उसकी जगह क्या करना है अबोव। ठीक है, जहाँ बिलो लिखा है उसकी जगह अबोव करना है। तो इस तरह की कोई मैट्रिक्स है आपके पास, थ्री क्रॉस थ्री की स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप यहाँ देख रहे हो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उसके अबव जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स कितने हैं 0 हैं। इसका मतलब मैट्रिक्स कौन सी होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब अपर वाले एलिमेंट 0 होंगे तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, और लोअर वाले एलिमेंट्स होंगे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो यहाँ अपने पास ये आ जाएगा कि AIJ क्या होगा 0, लेकिन I क्या होना चाहिए लेस देन J। I की वैल्यू लेस देन J होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखो नंबर 6 लिखो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स नंबर 6। तो डायगोनल में क्या होगा, अभी तक तो एक बार अपर वाले 0 हो रहे थे एलिमेंट्स,
एक बार लोअर वाले जीरो हो रहे थे, लेकिन एक ही मैट्रिक्स में अपर वाले भी जीरो हो जाएं और लोअर वाले एलिमेंट्स भी जीरो हो जाएं एक ही मैट्रिक्स में, तो केवल कौन से एलिमेंट्स बचेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बचेंगे। तो जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा और सारे एलिमेंट्स क्या हों? जीरो, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हो? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो लिखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n is diagonal if lower triangular elements and upper triangular elements are zero. तो एग्जाम्पल लिख लो। ये 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अबोव और बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या हैं? ज़ीरो। मतलब लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स और अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो है। तो ये होगी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके लिए अगर AIJ लिखोगे तो कितना आएगा? जीरो। कब आएगा जीरो? जब या तो I ग्रेटर देन जीरो हो और I ग्रेटर देन J हो और I लेस देन J हो। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? इसकी वैल्यू जीरो है। किस किस के लिए जीरो है? ग्रेटर देन I ग्रेटर देन J के लिए और I लेस देन J के लिए। I नॉट इक्वल टू J के लिए जीरो नहीं है। हो गया? नेक्स्ट लिखो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट या आइडेंटिटी, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा? यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा? वही कंडीशन है जो अभी आपको बताई थी। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना उनकी भी फिक्स वैल्यू हो जाएगी। कितनी? 1। अगर डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे क्या हो जाएं? 1 के बराबर हो जाएं। बाकी सारे जीरो रहें, अपर वाले और लोअर वाले, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो जाएं? 1। तब उस मैट्रिक्स को नाम देंगे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? तो लिखो ए डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल का ही एक स्पेशल वर्जन है। ये है तो डायगोनल ही, लेकिन अगर प्रिंसिपल एलिमेंट्स क्या हो जाए? 1, तो उसको नया नाम दे देंगे फिर। तो लिखो ए डायगोनल मैट्रिक्स a diagonal matrix with each diagonal elements, a diagonal matrix with each diagonal element, with each diagonal elements equal to 1, equal to 1 and non-diagonal elements are 0, and non-diagonal elements are 0, non-diagonal elements are 0। तो इसका तो कोई एग्जाम्पल फिक्स ही है। इसका तो क्या फिक्स होगा? बस 1 1 1 करना है आपको डायगोनल में, है
अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो 1 1 1 करना है, 2 क्रॉस 2 की है तो 1 1 करना है, इस तरह से। 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ ए आई जी की वैल्यू किस तरह डिफाइन की जाएगी। ए आई जे जीरो वैल्यू कब होगी, जब आई ग्रेटर देन जे, आई लेस देन जे, और 1 वैल्यू कब होगी, जब आई इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जे पर 1 और आई लेस देन जे ग्रेटर देन जे पर 0, या आई नॉट इक्वल टू जे भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ना, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, I3 लिखेंगे। 2 क्रॉस 2 की होती है तो क्या लिखते हैं, I2, और n क्रॉस n की होती तो क्या लिख देते, IN। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, इस वजह से I3 लिखा है। नेक्स्ट लिखो स्केलर मैट्रिक्स नंबर 8। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, यहीं से बनता है क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स लिखो। लिखो इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, in a diagonal matrix if all the diagonal elements in a diagonal matrix, in a diagonal matrix if all the diagonal elements of a matrix, if all the diagonal elements of a matrix are equal and equal to scalar quantity, are equal and equal to a scalar quantity, equal to a scalar quantity, equal to a scalar quantity is called scalar matrix, is called स्केलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है कि जो अभी आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी थी ना, उसमें तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे, 1 के बराबर थे तो सेम इसमें भी इक्वल है तीनों एलिमेंट्स, लेकिन फिक्स है इसमें एलिमेंट्स कितना आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है ना, उसमें एलिमेंट्स सेम तो होंगे, सारे डायगोनल वाले एलिमेंट्स सेम तो होंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि 1 ही हो। 1 होंगे तब तो उसको आइडेंटिटी बोलेंगे, लेकिन अगर 1 के अलावा कोई एलिमेंट आ रहा है इक्वल स्केलर एलिमेंट, तब उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। बाकी सारे एलिमेंट 0 रहेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो इक्वल किसी स्केलर क्वांटिटी के इक्वल होंगे। तो ए आई जे को कैसे डिफाइन करोगे, ए आई जे वैल्यू 0 होगी जब आई नॉट इक्वल्स टू जे, और स्केलर क्वांटिटी इक्वल स्केलर क्वांटिटी, व्हेन आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है 9th। पीरियोडिक मैट्रिक्स
पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो क्या है कि सपोज आपने कोई मैट्रिक्स ले ली ए, 3x3 की मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल। उसके बाद में आपने क्या कैलकुलेट किया, ए स्क्वायर। उसके बाद में आपने क्या कैलकुलेट किया, ए क्यूब। इस तरह से कैलकुलेट करते गए। कहाँ तक कैलकुलेट किया, ए की पावर के तक कैलकुलेट किया, ठीक है। इस तरह कैलकुलेट करते गए। फिर नेक्स्ट पावर और कैलकुलेट की, ए की पावर k+1 कैलकुलेट किया, तो वो किसके बराबर मिल गया, फिर से आपको ए के बराबर ही मिल गया। ए कैलकुलेट किया, फिर ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, फिर ए क्यूब कैलकुलेट किया। कहाँ तक कैलकुलेट किया, ए की पावर के तक। लेकिन जैसे ए की पावर k+1 कैलकुलेट किया ना, तो वो किसके बराबर मिल गया, वापस से ए के बराबर। फिर रिपीटेशन होने लग गया। समझ में आई बात। तो इसका मतलब ऐसा लिख सकता हूँ मैं कि ए की पावर k+1 जो है वो किसके बराबर मिल रहा है, ए के बराबर मिल रहा है। अगर किसी मैट्रिक्स में ऐसी कंडीशन आ जाए कि ए की पावर k+1 किसके बराबर हो, ए के बराबर हो, तब उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स। और इसका पीरियड जो होगा ना, इस मैट्रिक्स का पीरियड किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। मतलब के टाइम्स रिपीट करने के बाद में वो एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। इस वजह से इसका जो पीरियड होगा वो के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये बोल दे ए की पावर क्यूब ए के बराबर है, तब इसका पीरियड बताओ कितना है, 2 है। ध्यान रखना एक पीरियड कम होगा पावर से, तो पीरियड जो होगा इसका वो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर, ठीक है। तो इसमें लिखना है आपको, लिखो सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स कैपिटल ए, सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स कैपिटल ए, we have a matrix capital A such that ये लिखो नीचे लिखना आफ्टर ए की पावर के, आफ्टर ए टू द पावर के मैट्रिक्स ए रिपीटिंग इटसेल्फ, आफ्टर ए टू द पावर के, आफ्टर ए टू द पावर के मैट्रिक्स ए रिपीटिंग इटसेल्फ, मैट्रिक्स ए रिपीटिंग इटसेल्फ। So a to the power k+1 is equals to a, a to the power k+1 is equals to a। तो लिखना है आपको here a is a periodic matrix with period k, here a is the periodic matrix with पीरियड के, विथ पीरियड के। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो नंबर 10, लिखो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। लिखो इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, if a square is equal to a, if a square is equal to a, then a is called idempotent matrix,
देन ए इज ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो बताओ ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है क्या वो पीरियोडिक मैट्रिक्स का एक पार्ट नहीं है क्या? पीरियोडिक मैट्रिक्स का एक पार्ट है ना, तो इसका पीरियड किसके बराबर है बताओ? 1 के बराबर है ना। मतलब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो होती है ना वो एक क्या होती है? पीरियोडिक मैट्रिक्स ही होती है, जिसका पीरियड कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो नीचे लिखो इट इज़ ए पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 1। इट इज़ ए पीरियोडिक मैट्रिक्स with period 1. It is a periodic matrix with period 1. with period 1. इसका पीरियड कितना होगा? 1 होगा। अच्छा एक एग्जांपल देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2 - 2 - 4 -1 3 4 एंड 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3। अब इसमें चेक करके बताओ ये आइडेम्पोटेंट है या नहीं है। कैसे चेक करोगे? इस मैट्रिक्स का इसी से मल्टीप्लाई करोगे और वो यही मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। मल्टीप्लाई करना तो आता है ना मैट्रिक्स का। अगर ये कोई मैट्रिक्स ए है तब आपको क्या कैलकुलेट करना है? ए स्क्वायर मतलब ए डॉट ए, इसी मैट्रिक्स का इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन। टू -2 - 4 -1 3 4 1 -2 और -3 आ रही है आइडेम्पोटेंट। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना नहीं आता, देखो ऐसे करते हैं। फर्स्ट कॉलम है ना, इसको किससे करो? फर्स्ट रो है ना, इसको सबसे पहले किससे करोगे? फर्स्ट कॉलम से। फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से करोगे, फिर फर्स्ट रो को किससे करोगे? थर्ड कॉलम से। तब वो 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास। फर्स्ट जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर सेकंड रो को लेकर चलोगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करोगे, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करोगे, फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम से करोगे, फिर इसी तरह से थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। तो इस तरह 9 एलिमेंट्स आएंगे आपके पास। ठीक है, मैं एक कर देता हूँ फिर देख लेना। अब ये कितना आएगा? देखो 2 आएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आएगा? -2, और यहाँ से कितना आएगा आपके पास? यहाँ से आएगा -4। ठीक है, देखो फर्स्ट बिल्कुल वही मिल रही है रो, 2 -2 और -4। इसी तरह नेक्स्ट भी करोगे ना तो सेम मिलेगी। हाँ, तो ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा बताओ? चेक कर लेना आप इसको, ए स्क्वायर ए के बराबर आएगा। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर a की पावर n कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा? इधर देखो, इधर ए स्क्वायर तो कैलकुलेट कर लोगे आप, यहाँ से a के बराबर आ जाएगा। अगर इसी मैट्रिक्स में a की पावर n कैलकुलेट करना हो तो भी a ही आएगा। ध्यान रखना, a की पावर n कैलकुलेट करोगे ना, कितनी भी पावर कैलकुलेट कर लो, चाहे a की पावर 10,000 कैलकुलेट कर लो, तब भी a के बराबर ही आएगी मैट्रिक्स, अगर वो आइडेम्पोटेंट है तो। कैसे? सपोज आपको a की पावर 4 या a की पावर 5 कैलकुलेट करना है, तो a की पावर 5 को क्या लिख सकते हो आप? a स्क्वायर का स्क्वायर और a। फिर a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बताओ? a लिख सकते हो ना, क्यों? क्योंकि a आइडेम्पोटेंट है, तो a का स्क्वायर आएगा, फिर a आएगा, फिर a स्क्वायर को वापस क्या लिख सकते हो बताओ? a, फिर a आएगा, और a डॉट a क्या आएगा? a स्क्वायर को फिर a लिख सकते हो।
कितनी भी पावर आ जाए ए टू द पावर एन की वैल्यू कितनी आएगी, ए ही आएगी। तो आप ये भी लिख लो, ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए फॉर पॉजिटिव इंटीजर। ए टू द पावर एन जो होगा वो भी ए ही आएगा अगर एन क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर। एन हो पॉजिटिव इंटीजर, हो जाएगा ना ये मैट्रिक्स। ऐसे करना है फर्स्ट रो का पहले तीनों कॉलम से, जैसे मैंने किया है अभी, फिर सेकंड रो को लेके चलना है, फिर 3 एलिमेंट आएंगे आपके पास, फिर थर्ड रो लेके चलोगे तो 3 एलिमेंट आएंगे, तीनों बराबर आएंगे, ए के बराबर ही आएंगे। अब नेक्स्ट लिखो, लिखो निलपोटेंट मैट्रिक्स नंबर 11। निलपोटेंट मैट्रिक्स लिखो, इफ ए टू द पावर k इज इक्वल्स टू 0, if a to the power k is equals to 0 where k is least positive integer, k is least positive integer, where k is least positive integer, then A is a nilpotent matrix of index k. Then A is the nilpotent matrix of index k. Nilpotent matrix of index k. अब यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, केवल पॉजिटिव इंटीजर भी तो लिख सकते थे, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्यों लिखा है? कहने का मतलब ये है कि ए टू द पावर के कितना आ रहा है, 0। अगर ए टू द पावर के प्लस 1 कैलकुलेट करोगे तो ए टू द पावर के इंटू ए, लेकिन ए टू द पावर के की वैल्यू तो कितनी है, 0, तो ये भी 0 ही आएगा। फिर ए टू द पावर के प्लस 2 करोगे तो ए टू द पावर के ए स्क्वायर, ये भी 0 आएगा, है ना। लेकिन आपको कौन सा लेना है, जो लीस्ट नंबर पे आ रहा है। लीस्ट नंबर मतलब जैसे के की वैल्यू 5 है तो ए की पावर 6 कैलकुलेट करोगे तो भी 0 ही आएगा, ए की पावर 7 कैलकुलेट करोगे तो भी 0 ही आएगा। लेकिन आपको कौन सा लेना है कि वो निलपोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। के क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब के होना चाहिए 5। अगर ए की पावर 5 भी 0 आ रहा है, 6 भी 0 आ रहा है, 7 भी 0 आ रहा है, 8 भी 0 आ रहा है, तब आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, के की 5, मतलब लीस्ट वैल्यू लेनी है, कम से कम वैल्यू लेनी है जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो। समझ में आई बात? इसलिए वहाँ पे क्या लिखा है मैंने, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। केवल पॉजिटिव इंटीजर लिख देते तो कोई सा भी आ सकता था, आपको कौन सा लेना है, लीस्ट वाला, यानी कम से कम वाला। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, ये कोई 3x3 की मैट्रिक्स है आपके पास, इसके लिए कैलकुलेट करो एक बार। क्या कैलकुलेट करो, ए स्क्वायर कैलकुलेट करो। जीरो आएगा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर 0 आ रहा है मतलब ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, कितने इंडेक्स की, 2 इंडेक्स की। इसका इंडेक्स कितना है, 2।
अगर ए की पावर k 0 है तो इंडेक्स k होगा, ए की पावर 2 0 है तो उसका इंडेक्स क्या होगा 2। समझ में आई बात? ए की पावर 3 कैलकुलेट करोगे वो भी 0 आएगा, ए की पावर 4 करोगे वो भी 0 आएगा, लेकिन आपको लेना है कौन सा? लीस्ट, ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। ए स्क्वायर 0 आने का मतलब ए क्या हो जाएगी? एक ए इज़ ए निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स के, ऑफ इंडेक्स 2, ऑफ इंडेक्स 2, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। एक इसी में प्रॉपर्टी याद रखना, वैसे तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, कि जो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है ना उसका ट्रेस और उसका डिटर्मिनेंट और आइगन वैल्यूज़, ट्रेस, डिटर्मिनेंट और आइगन वैल्यू, ये तीनों ज़ीरो होते हैं। ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस जो होता है ना, पढ़ेंगे अभी आगे, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका क्या कर दो? सम मतलब ऐड कर दो, उनको जोड़ दो, तो वो क्या कहलाता है? उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। तो इसका ट्रेस हमेशा कितना आएगा? 0। डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा और आइगन वैल्यूज़ भी कितनी आएगी इसकी? 0। देखो ट्रेस तो इसमें से ही देख सकते हो, अभी इसका ऐड करोगे ना डायगोनल एलिमेंट्स का तो 0 आएगा। ठीक है, ये अभी आगे देखेंगे डिटर्मिनेंट और आइगन वैल्यू आगे। नेक्स्ट लिखो नंबर 12, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स लिखो, इफ़ ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, इफ ए मैट्रिक्स satisfy the following condition, the following condition, satisfy the following condition, a square is equals to I, a square is equal to I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन a is involutory matrix, then A is involutory matrix। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है मैट्रिक्स तो वो इन्वॉल्यूटरी होगी। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ए स्क्वायर तो आई हो गया, अगर ए क्यूब लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की जगह कितना लिखोगे? आई। और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स मिलती है। किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स मिलती है। इसका मतलब ए क्यूब किसके बराबर आ रहा है? ए के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हो आप? पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 2। ये किसकी कंडीशन है? ए क्यूब ए के बराबर आ रहा है, मतलब ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है। बताया था ना, ए की पावर k+1 अगर ए आ जाए
तब वो पीरियोडिक मैट्रिक्स होती है कितने की, पीरियड के की। यहाँ ए क्यूब ए के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है, कितने पीरियड की है, पीरियड 2 की। ठीक है, इसका मतलब अगर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है उसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, पीरियड 2 की एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है, कह सकते हो ना। अगर दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ए क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा ना। और ए क्यूब ए किसका मतलब क्या है, ये पीरियोडिक मैट्रिक्स की कंडीशन है जिसका पीरियड कितना है, 2। तो नीचे लिखो इट इज़ ए पीरियोडिक मैट्रिक्स विथ पीरियड 2, इट इज़ ए पीरियोडिक मैट्रिक्स विथ पीरियड 2। It is a periodic matrix with period 2. ठीक है। अच्छा, और देखो अगर ए स्क्वायर की वैल्यू आई के बराबर है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई, और दोनों तरफ मैं ए इनवर्स अप्लाई करता हूँ, अगर ए इनवर्स ए स्क्वायर और ए इनवर्स आई, तो बताओ क्या आएगा आपके पास, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, यहाँ से तो ए बचेगा और यहाँ से क्या आएगा, ए इनवर्स। ए किसके बराबर आएगा, ए इनवर्स के बराबर। इसका मतलब अगर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ए किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के बराबर। तो एक तो ये बता दिया मैंने आपको, पीरियोडिक मैट्रिक्स होगी पीरियड 2 की, और एक ये कंडीशन, ए किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के बराबर। और देखो अभी आपने देखा है ए स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, आई के बराबर, ए स्क्वायर आई के बराबर है, और ए क्यूब किसके बराबर है, फिर A4 कैलकुलेट करोगे ना तो फिर आई आ जाएगा, फिर A5 कैलकुलेट करोगे तो ए आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब इवन इंटीजर होगा ए की पावर में तब तो आई आएगा, और ऑड इंटीजर होगा तो किसके बराबर आएगी वैल्यू, ए के बराबर। तो लिखो ए की पावर n इज इक्वल्स टू आई, ए की पावर n इज इक्वल्स टू आई फॉर n इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, और a की पावर n इज इक्वल्स टू a फॉर n पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इवन और ऑड इंटीजर के लिए i और a के बराबर वैल्यू आएगी। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हो पॉली, अगर पढ़ा होगा वैसे तो शायद आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे अभी, पॉली स्पिन मैट्रिक्स होती है। ठीक है, पॉली स्पिन मैट्रिक्स जो होती हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूज़ की जाती है, पॉली स्पिन मैट्रिक्सेस, पाउली स्पिन मैट्रिसेस। ठीक है, 3 मैट्रिक्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड। ठीक है, क्वांटम के अंदर पढ़ोगे आप, एंगुलर मोमेंटम के अंदर पॉली स्पिन मैट्रिसेस। तो ये सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड ये डिफाइन की जाती है किस तरह, 0 1 1 0, 2x2 की मैट्रिक्स है 0 1 1 0। इसी तरह से सिग्मा वाई होती है आपके पास 0 माइनस आयटा आयटा 0, 0 माइनस आयटा आयटा और 0, और सिग्मा जेड आपके पास होती है 1 0 0 माइनस 1, 1 0 0 माइनस 1। ये 3 मैट्रिक्स हैं जो क्वांटम में यूज़ की जाती हैं, इनको पॉली स्पिन मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, और ये तीनों की तीनों मैट्रिक्स जो है ना वो कौन सी मैट्रिक्स हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हैं। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब इसके लिए आप चेक करोगे ना क्या, सिग्मा एक्स स्क्वायर तो वो आई के बराबर आएगा, और सिग्मा वाई स्क्वायर चेक करोगे तो आई के बराबर आएगा, सिग्मा जेड स्क्वायर चेक करोगे तो भी आई के बराबर आएगा।
इसका मतलब तीनों मैट्रिक्स क्या है, इनवॉल्यूटरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो, इफ कैपिटल A एंड B आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्सेस, इफ कैपिटल A एंड B आर आइडेम्पोटेंट matrices, A and B are idempotent matrices, then their sum will be idempotent, then their sum will be idempotent if फर्स्ट है ए बी इक्वस टू माइनस बी ए, ए बी इक्वस टू माइनस बी ए, ए बी इक्वस टू बी ए, ए बी इक्वस टू बी ए इक्वस टू 0, ऑप्शन डी इज ए बी ए इज 0। MSQ है ये। एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। ए और बी जो है वो क्या है, आइडेम्पोटेंट है। तो आइडेम्पोटेंट के लिए क्या बताई थी डेफिनेशन, ए स्क्वायर ए के बराबर आना चाहिए, तब मैट्रिक्स ए को क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट। तो इसका मतलब आपको ये दे रखा है ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर, और बी स्क्वायर भी किसके बराबर है, बी के बराबर। ये तो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन यही होती है, ए स्क्वायर ए के बराबर, बी स्क्वायर बी के बराबर। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि ए प्लस बी भी क्या होना चाहिए, आइडेम्पोटेंट होना चाहिए। तो आइडेम्पोटेंट कब हो सकता है ए प्लस बी, ए प्लस बी जो है वो आइडेम्पोटेंट होगा कब होगा, अगर इसका स्क्वायर किसके बराबर आए, ए प्लस बी के बराबर आए, तभी तो होगा आइडेम्पोटेंट। तो बताओ क्या कंडीशन होगी इसके लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी के बराबर आएगा। अब यहाँ मैट्रिक्स का होल स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट जब अपना जनरल होल स्क्वायर होता है उसकी तरह नहीं खुलेगा। यहाँ समझ में आई बात, जैसे नंबर का स्क्वायर करते हो उस तरह से स्क्वायर नहीं होता मैट्रिक्स के अंदर। देखो कैसे करोगे इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के लिखना है आपको। तो कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब नंबर होता तो सीधा क्या लिख देते आप, 2ab लिख देते। नंबर होता तो सीधा कितना लिख देते, 2ab। लेकिन यहाँ 2ab नहीं लिखेंगे, बल्कि कैसा लिखेंगे, ab प्लस बी ए, क्योंकि यहाँ ab और बी अलग अलग होते हैं। अगर ए की जैसी वैल्यू होती तो 2ab लिख देता, लेकिन ab और बी ए तो अलग अलग हैं, इस वजह से अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। और बराबर में क्या आएगा, ए प्लस बी। अब ए और बी तो क्या है, आइडेम्पोटेंट है, तो ए स्क्वायर तो ए से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर, और बी स्क्वायर बी के बराबर है। तो ए बी प्लस बी ए कितना आएगा बताओ, 0। और ए बी प्लस बी ए 0 है, इसका मतलब ए बी बराबर माइनस बी ए। तो दोनों ऑप्शन सही है, ए बी प्लस बी ए भी हो सकता है 0, और ऑप्शन नहीं है क्या, इसको सही कर लो, ये आएगा।
प्लस आएगा, ए बी प्लस बी ए बराबर 0। या ये ऑप्शन भी हो सकता है प्लस 0 हो, या ऐसा भी तो लिख सकते हो आप, ए बी बराबर बी ए बराबर 0, यानी दोनों इंडिविजुअल 0 0 आ जाएं तब भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए तभी तो 0 प्लस 0 क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। तो वो ऑप्शन भी सही है, ए बी प्लस बी ए बराबर 0 भी सही है। नहीं एक नहीं, दोनों को 0 होना पड़ेगा ना, तभी तो एडिशन 0 आएगा। मान लो ये तो 0 हो गया और ये नॉन 0 रह गया, तो फिर एडिशन 0 कैसे आएगा? दोनों को 0 होना पड़ेगा ना। ठीक है, एक जेस्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें दिया था आपको एक मैट्रिक्स है 11301, 113 और 1, ये मैट्रिक्स आपको दी गई थी। फिर आपसे पूछा गया था a की पावर 27 कैलकुलेट करो, a टू द पावर 27, और ऑप्शन आपके थे कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको दिखे एग्जाम में, ए दे रखी हो मैट्रिक्स और बहुत सारी पावर कैलकुलेट करवा रहा है, तो ए स्क्वायर और ए क्यूब सबसे पहले कैलकुलेट करोगे आप। ए स्क्वायर कैलकुलेट करोगे और ए क्यूब, उससे फिर आपको आइडिया लगाना है कि कौन सी मैट्रिक्स है ये। जो आपने नंबर ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी है बहुत सारी अभी, उनमें से फिर आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी मैट्रिक्स है ये। कोई ना कोई मैट्रिक्स ज़रूर मिलेगी आपको। तो आप चेक करो ए स्क्वायर और ए क्यूब से क्या कुछ कंडीशन बन रही है, कुछ ऐसा रिलेशन ज़रूर बनेगा जिससे आप आंसर तक पहुंच जाओ। ए स्क्वायर बताओ कितना आएगा, ए स्क्वायर 10 ये आएगा क्या, ये थोड़ी आएगा। 2 सॉल्व करके नहीं बता रहे क्या कितना आएगा, सॉल्व कर लो इसको। 11301 और 11301, क्या आएगा 10, बताओ जल्दी सॉल्व करके। 101, यहाँ से 26 आएगा ना, 1 को 13 से करोगे, फिर 13 को 1 से करोगे तो 26 आ जाएगा। फिर 0 को 1 से करोगे 0, यहाँ 0 आएगा। फिर 0 को 13 से करोगे 0 आएगा, 1 को 1 से करोगे तो 1 आएगा, ये आएगा। फिर ए क्यूब कैलकुलेट करोगे तो इसका वापस किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए से। तो क्या करोगे 12601, फिर 12601, तो इस तरह करोगे तो कितना आएगा, देखो देखो कैसे करते हैं कैलकुलेट, देख लो। 1 को 1 से करोगे तो 1 आएगा, 26 को 0 से करोगे तो 0 आएगा, मतलब 1 आएगा यहाँ पे। फिर 1 को 26 से करोगे और 26 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा ना। कहाँ आएगा 13, इसमें इसमें अच्छा यहाँ 13 आएगा, तो कितना आएगा देखो, 1 और 0 1 आएगा। फिर 13 और 26 कितना आएगा, 39।
39। फिर यहाँ से देखोगे कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ से करोगे तो 1 आएगा, ये ए क्यूब की वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, अब आप चेक करो जो क्वेश्चन आपको दे रखा था उसमें ए कितना है, उसमें ए इतना दे रखा है, 0 1 0 13 और 1 ऐसा दे रखा है ना इसमें, तो इसको ऐसा लिख सकते हो 13 इंटू 1, ऐसा लिख सकते हो ना, देखो 13 इंटू 1। फिर ए स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया, तो ए स्क्वायर कैलकुलेट करने से ये पता लग रहा है कि ये तीनों एलिमेंट्स तो चेंज नहीं हुए, ये तो ऐसे कैसे आ रहे हैं, देखो इसमें भी आ रहे हैं ना ऐसे कैसे, केवल चेंज क्या हो रहा है, यहाँ 13 इंटू 1 था, यहाँ 26 हो गया, मतलब 13 इंटू 2 हो गया। फिर नेक्स्ट ए क्यूब कैलकुलेट किया आपने, तो ए क्यूब कैलकुलेट करने से वो एलिमेंट्स तो चेंज हुए नहीं, केवल ये चेंज हुआ, और ये क्या कितना बन गया बताओ, 13 इंटू 3। तो अगला करोगे A4 तो वहाँ कितना आएगा, 13 इंटू 4 आएगा। इसका मतलब a टू द पावर n करोगे अगर, a टू द पावर n, तो मैट्रिक्स क्या मिलेगी आपको, 1 0 1 और 13 इंटू n मिलेगी, यही तो मिलेगी मैट्रिक्स। 3 में यहाँ 3 मिल रहा है, 2 में यहाँ 2 मिल रहा है, तो n में करोगे तो कितना मिलेगा, 13 इंटू n मिलेगा। अब आपसे कितना पूछा है, a टू द पावर 27 पूछा है, 27 पूछा है ना, तो n की जगह कितना रख दोगे यहाँ, 27 रख दो यहाँ n की जगह 27। तो कैलकुलेट कर लेना, 101 और 351 आएगा, a टू द पावर 27 की वैल्यू। तो जनरल इक्वेशन, जनरल भी पूछ सकता था आपसे a की पावर n क्या होगा, तो क्या करना था फिर, 13n करना था। तो इस तरह की प्रॉब्लम जहाँ भी आती है तो स्क्वायर और क्यूब जरूर कैलकुलेट करना है, उससे आपको आइडिया लगेगा। हो गया, ठीक है। तो आज अपन ने जितनी भी मैट्रिक्स थे वो सारी डेफिनेशन देख ली है, अब कल से ट्रेस स्टार्ट करेंगे।